प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, अर्थात स्पीकर और चेयरमैन। टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और दूसरा जो है यहां पर शून्यकाल, 0 आवर का कॉन्सेप्ट है। शून्यकाल में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है बिना किसी नोटिस के। बिना किसी नोटिस के कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो प्रथम हमने बतलाया था प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, ये 11 से 12 बजे तक का होता है। और जस्ट आफ्टर क्वेश्चन आवर जीरो आवर स्टार्टेड, अर्थात प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात शून्यकाल की शुरुआत हो जाती है। हो जाती है। एनी मेंबर कैन आस्क एनी क्वेश्चन विदाउट एनी नोटिस। राज्यसभा में इस 0 आवर को दूसरे नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं स्पेशल मेंशन, रूल 377, अर्थात राज्यसभा में इसे विशेष उल्लेख द्वारा रूल 377 के अंतर्गत उठाया जाता है। इन राज्यसभा बाय स्पेशल मेंशन अंडर रूल 377 it can be raised। क्लियर है मेरी बात? और इसके पश्चात हम लोग आते हैं तीसरे टेक्निक्स की बातचीत करते हैं। इसको हम लोग कॉलिंग अटेंशन कहते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो सबसे पहले हम मोशन अर्थात प्रस्ताव का अर्थ जानेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे। मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए, मोशन एक ऐसा मेथड है या मीडियम है जिसके माध्यम से किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर संसद सामूहिक रूप में अपना मत अभिव्यक्त करता है।
अर्थात प्रस्ताव के माध्यम से सदन किसी मुद्दे या विषय पर अपना सामूहिक मत अभिव्यक्त करता है। Motion is a medium to express the opinion of House motion is a medium to express collective opinion on any issue or subject ठीक है। अब है कॉलिंग अटेंशन। तो कॉलिंग अटेंशन का मतलब क्या है? अर्थात किसी मुद्दे पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना, या यूं समझें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि किसी मुद्दे पर सदन के माध्यम से जनता का ध्यान आकृष्ट करना। सदन तो एक माध्यम है ना। किसी मुद्दे पर सदन के माध्यम से जनता का ध्यान आकृष्ट कराना, ध्यान आकृष्ट करना। टू कॉल द अटेंशन of people through House of the Parliament। कहते हैं कि इसका एम क्या होता है? तो उस मुद्दे पर सरकार का आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना। उस मुद्दे पर सरकार का आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करना। That means aim is to get the authoritative statement on that issues। Aim is to get authoritative statement of government on that issue। नोट कर लिया? एम इज टू गेट authoritative statement on that issue। और चौथे में आते हैं। चौथा जो है वह कहलाता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन अर्थात स्थगन प्रस्ताव। इसमें ध्यान इस बात को रखेंगे कि 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। With signature of 50 members only in
लोकसभा adjournment motion can be presented और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एडजर्नमेंट अर्थात जो सामान्य प्रोसीडिंग्स चल रहा है उसको एडजर्न करके किसी इशूज पर ही चर्चा करना। मतलब एडजर्नमेंट मोशन जो है वह सार्वजनिक महत्व के किसी समसामयिक विषय पर लाया जा सकता है। दैट मीन्स current issues of public importance can be raised through adjournment motion। और यदि लोकसभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो लोकसभा का जो प्रोसीडिंग्स है उसको रोक दिया जाएगा। प्रोसीडिंग्स का मतलब रेगुलर प्रोसीडिंग्स, रूटीन प्रोसीडिंग्स, उसको रोक दिया जाएगा और पहले इसी इशूज पर बातचीत किया जाएगा, देन रेगुलर या रूटीन प्रोसीडिंग्स चलेगा। एडजर्नमेंट का मतलब रोकना है, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें जो है वह वोटिंग हुआ, हालांकि दो एडजर्नमेंट मोशन होते हैं, एक जो है वह बिना वोटिंग के होता है और एक वोटिंग के साथ होता है। तो सरकार एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट करती है इन जनरल विदाउट वोटिंग। लेकिन मान लीजिए कि एडजर्नमेंट मोशन पर वोटिंग हो जाए और अगर गवर्नमेंट डिफीटेड हो जाए तो सीधे सीधे फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, अर्थात सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बातें? इसलिए इसका महत्व है, मतलब सरकार इस पर जा सकती है। यह सिर्फ चर्चा का माध्यम नहीं है, चूंकि इसमें वोटिंग भी होगा। सर इसमें लेकिन वोटिंग का प्रोविजन भी तो है कि नहीं? प्रोविजन ऑफ वोटिंग है ही इसमें कि आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, दोनों तरह की चीजें। मतलब जो विपक्ष जब प्रस्ताव को लाता है तो वो कहता है विथ वोटिंग, और गवर्नमेंट इन जनरल उसको एक्सेप्ट करती है विदाउट वोटिंग। मतलब एडजर्नमेंट मोशन अंडर रूल 315 मतलब विदाउट वोटिंग। तो सरकार एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट करती है रूल 315 के अंतर्गत, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। लेकिन विपक्ष कहती है कि नहीं, हम रूल 315 के अंतर्गत नहीं बल्कि हम विथ वोटिंग चाहते हैं। अगर विपक्ष को यह विश्वास हो कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो वह वोटिंग की डिमांड कर सकती है, और वोटिंग होने में यदि गवर्नमेंट डिफीटेड हो जाता है तो फिर अगला स्टेप होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। दैट मीन्स एडजर्नमेंट मोशन में डिफीटेड होने के बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन सरकार को इस्तीफा तभी देना पड़ेगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होगा। आर्टिकल 75(5) आर्टिकल 75(5) क्या कहता है? ये गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। गवर्नमेंट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल
टू लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। अर्थात सरकार सामूहिक रूप से जनता के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लिख लीजिएगा, सरकार सामूहिक रूप से जनता के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस उत्तरदायित्व को निर्धारित कैसे किया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा टेक्निकली कि एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाए, सेंसर मोशन पास हो जाए, गवर्नमेंट को रिजाइन थ्योरेटिकली नहीं देना पड़ता है, डिफीटेड होने के बाद भी। डिफीटेड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप नो कॉन्फिडेंस मोशन है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा ही गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। लेकिन जब एक बार अपोजिशन को यह मालूम चल गया कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वह नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिमांड कर सकती है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया, अर्थात कोई भी गवर्नमेंट कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, तो पास हो जाने के पश्चात गवर्नमेंट को अपना रिजाइन देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हमेशा गवर्नमेंट को अपना रिजाइन देना पड़ता है। लेकिन डायरेक्टली एडजर्नमेंट मोशन या सेंसर मोशन पास होने के बाद रिजाइन देना थ्योरेटिकली आवश्यक नहीं है, प्रैक्टिकली इसलिए चूंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं सेंसर मोशन। यहां पर 3 मोशन जो है और भी है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव। कहते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द मोशन देयर शुड बी ए कॉज, मतलब विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी कॉज सेंसर मोशन कैन नॉट बी प्रेजेंटेड। अर्थात बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। देखिए, आप लोग भी इसके लॉजिक को समझिए। अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो यू शुड मस्ट हैव ए कॉज, और कॉज जो है वह उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। मतलब आप कहें कि हमें ऐसा लग रहा है, तब ये हो गया अविश्वास का कारण। ऐसा हमें लग रहा है परहैप्स, तो इसका मतलब अविश्वास है ये। जब आप किसी की निंदा करना चाहते हैं तो आपके पास कारण होना चाहिए, और कारण को कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है? सरकार की कोई ऐसी नीति हो सकती है, कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है, सरकार का कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है, कोई एक्शन ऐसा हो सकता है, कोई निर्णय ऐसा हो सकता है, या किसी मंत्री का व्यवहार ऐसा हो सकता है जिसको आप कोट करेंगे कि भाई हम गवर्नमेंट के इस पॉलिसी के अगेंस्ट सेंसर मोशन लाना चाहते हैं।
भाई हम गवर्नमेंट के इस एक्शन के अगेंस्ट सेंसर मोशन लाना चाहते हैं, भाई हम गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट सेंसर मोशन लाना चाहते हैं, या हम किसी मिनिस्टर के इस कंडक्ट के अगेंस्ट सेंसर मोशन लाना चाहते हैं। कारण होना चाहिए, बिना कारण के आप इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज के बाद से जब आप निंदा करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? कारण होना चाहिए। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते हैं। आप अगर किसी की निंदा भी करेंगे तो कहेंगे अच्छा ओके, जाने दो इसको। और जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो क्या करेंगे कि निंदा करेंगे तो वो खूब इंटरेस्ट शो करेंगे, अच्छा अरे वाह, हमें तो पहली बार ऐसा पता चला, तमन्ना ऐसे भी कर सकती है, विश्वास नहीं होता है, देखने में बताओ सूरत कितना भोला भाला है, बिलीव नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन मुझे लग रहा था, थोड़ा भड़काएंगे, आग में घी डालने का काम करेंगे। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट तो था, मैं सोच तो रहा था, हाँ मैं तो जानता था। लेकिन इन जनरल मान लीजिए कि आप किसी जज उज के पास बैठे हो, किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी के पास बैठे हो, तो कहेगा कोई बात नहीं, जाने दो ना, अब उसका अपना है, पर्सनल है, हमें क्या मतलब है, छोड़ो ना इस बात को, अपना काम करते हैं ना। मतलब ये व्यर्थ की चीज है, इसमें क्यों लगते हो तुम, अपने काम पे ध्यान दो ना यार, चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो सेंसर मोशन के बाद हम लोग कहां पर चले जाएं? नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाएं। क्यों चले जाएं? क्योंकि सेंसर मोशन में कोई कारण होना चाहिए, तो कोई कारण तो अभी है नहीं कि हम सेंसर मोशन को पास करें अगेंस्ट तमन्ना, तो इसलिए हम सेंसर मोशन को वापस ले लेते हैं। और मान लीजिए कि अगर पूरे सभा ने कोई कॉज दे दिया कि देखिए सर ये रिकॉर्डिंग अगेंस्ट तमन्ना, तब फिर जो है पूरी सभा जो है वह अपनी मेजें थपथपा करके उसको पास करेगा। तो आप बताइए मेज थपथपा रहे हैं? नहीं थपथपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कॉज नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, लीव इट, ओके। लेकिन मान लीजिए कि अगर पास हो गया तो सरकार को या मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, हां नैतिक दबाव जरूर पड़ता है। सरकार को इस्तीफा देने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग चले आते हैं छठे पॉइंट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो देखिए मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, बट उस स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो मैं ये स्टेटमेंट दूंगा, अदरवाइज मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं एक बात कहता हूं, अविश्वास प्रस्ताव जो है यह इसका संवैधानिक आधार है, और विश्वास प्रस्ताव का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कॉन्फिडेंस मोशन, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 17(5) के आधार पर, 75(5) के आधार पर नो कॉन्फिडेंस को हम लाते हैं, इसलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है इसका, लेकिन इसका कोई बेसिस नहीं है। अर्थात आर्टिकल 75(5) का बेसिस है यह, इसलिए यह कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसका कोई बेसिस नहीं है, यह परंपराओं पर आधारित है। कैसा है ये? परंपराओं पर आधारित है यह। 1977-78 जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी, और जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट गिर गई, तो चौधरी चरण सिंह ने यह दावा किया कांग्रेस के साथ मिलकर, राष्ट्रपति को कहा कि हमारे पास विश्वास है,
सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, आप इतने दिनों में आप विश्वास मत प्रस्तुत कीजिए सदन में और इतने दिनों में बहुमत को ला करके हमें दिखाइए। लेकिन पता चला कि चौधरी चरण सिंह ने विश्वास मत प्रस्तुत करने से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसलिए प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उन्होंने विश्वास मत को फेस नहीं किया, कॉन्फिडेंस मोशन को फेस नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जिस दिन कॉन्फिडेंस मोशन उन्हें प्रेजेंट करना था उसके एक दिन पहले ही कांग्रेस सरकार ने उनसे समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। इसीलिए विदाउट फेसिंग कॉन्फिडेंस मोशन चौधरी चरण सिंह रिजाइंड। तो यह परंपराओं पर आधारित है। राष्ट्रपति कहता है कि आप सदन का विश्वास प्राप्त कीजिए। अगर आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास मेजोरिटी है, तो आप विश्वास को प्राप्त कीजिए सदन में जाकर। अगर आप करते हैं तो आपकी सरकार बनती है, अगर नहीं करते हैं तो आपकी सरकार नहीं बनती है। लेकिन ये जो है वह सरकार बनने के पश्चात है। किसी भी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है, सरकार बन गई, अब अपोजिशन कहता है कि नहीं, हमारा इस सरकार पर विश्वास नहीं रहा, तो इसके लिए विपक्ष को किसी कारण को बतलाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, सेंसर मोशन में कारण होना चाहिए, अविश्वास के लिए किसी कारण को बताना जरूरी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए किसी कारण को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं। यस सर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजमेंट मोशन और सेंसर मोशन के बाद ही तो आएगा, तो और दोनों में एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए। ये किसने कह दिया कि उसके बाद आता है? ये तो कभी भी लाया जा सकता है। मैं आपसे ये कहूं कि माय डियर उमंग, प्लीज take admission in my institute, and after 3 years you can decide that whether you should study here or not. ऐसा नहीं होगा ना। अब मान लीजिए कि एक दिन क्लास में आए और दूसरे दिन से मन में अविश्वास उमरने घुमरने लगा, जैसे बादल बाहर में उमर घुमर रहा है, तो आप 3 साल का वेट करेंगे क्या? कि पहले एडजर्नमेंट लाएंगे आप हमारे खिलाफ? एडजर्नमेंट तो तब लाया जाता है ना जब कोई सार्वजनिक महत्व का कोई करंट में कोई ऐसा टॉपिक आया हो, कोई ऐसा इशूज रेज हुआ हो जिस पर हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दीजिए और पहले इस इशूज पर चर्चा कीजिए। बात समझिएगा आप। अविश्वास तो स्थगन के पहले भी आ सकता है, स्थगन के बाद भी आ सकता है। हमने जोड़ा इसलिए था दोनों को कि मान लो कि स्थगन प्रस्ताव में सरकार पराजित हो जाए, स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध पारित हो जाए, इसका मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा स्थगन प्रस्ताव के पश्चात। लेकिन आप तो उसको गलत तरीके से आपने इंटरप्रेट कर दिया। अविश्वास तो कभी भी लाया जा सकता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए किसी कारण को बतलाया जाना आवश्यक नहीं है। निंदा करने के लिए कारण होना चाहिए, अविश्वास का कोई कारण नहीं होता। बस नहीं है मेरा विश्वास। मान लीजिए कि आपने डेमो क्लास लिया, अब मैं कहूं कि नहीं मेरा विश्वास करो मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आपके मन में विश्वास नहीं है, तो ये विश्वास किसी मार्केट में तो मिलता नहीं है कि हम खरीद करके आपको दे दे कि भाई ठीक है विश्वास को रखो और अब आ जाओ क्लास में।
आपने डेमो क्लास लिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आपका अविश्वास आ गया। तो अविश्वास का कोई कारण नहीं है। मैं पूछूं कि कारण बताओ, तो सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बट विश्वास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास और अविश्वास सब्जेक्टिव इशूज है, ऑब्जेक्टिव इशूज नहीं है। यह विषयनिष्ठ होता है, यह वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। मैं हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूं, बहुत नॉलेजेबल टीचर हूं, बट आई फेल्ड टू कन्विंस यू, सो यू आर फ्री टू टेक द डिसीजन। मैं आपको कंपेल नहीं कर सकता हूं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारा वो स्तर नहीं है कि तुम मेरी बात को समझ रहे हो, यह भी तो हो सकता है। सुबह वाली क्लास में क्या होता है, तुम्हारा स्तर डाउन है, टीचर गलत नहीं है, टीचर तो डियरेस्ट है, अब बहुत ही जबरदस्त पढ़ा रहा है, मैं खुद लेक्चर देख रहा हूं, बट फिर भी शिकायतें हैं, कंप्लेन है। व्हाई? बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ टीचर। बिकॉज आप पढ़ के नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि सोचते हो कि आलोक सर जैसे ABCD से स्टार्ट करेंगे और XYZ तक ले जाएंगे। वो वैसे नहीं, वो डायरेक्ट XYZ पर आपको ले आते हैं। उनको लगता है कि ABC तुमने पढ़ के आया हुआ है, बेसिक्स पढ़ के आ रहे हो। वो तो सीधे सीधे UPSC के सिलेबस को डील कर रहे हैं, लेकिन है टेक्निकल सब्जेक्ट और तुमने बेसिक को पढ़ा नहीं है, घर पर पढ़ाई कर नहीं रहे हो, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं उनको कहता हूं कि सेकंड टाइम आना। सेकंड टाइम मींस जब वो फिर से ज्योग्राफी लेंगे तो क्लास करना तुमको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि तब तक तुम्हारा कुछ बेस बन जाएगा, कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते आपका बेस बन जाएगा। जब बेस बन जाएगा आपको लगेगा वाह कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं भाई। मेरी बात आई समझ में? तो दोनों बातें हो सकती है, चाहे अविश्वास का कारण तुम हो, चाहे अविश्वास का कारण मैं हूं। कारण को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, चाहे तुम्हारा स्तर हो चाहे नहीं हो, बात खत्म है यहीं पर। तो निंदा के लिए कारण होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई कारण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। ठीक है? अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। विश्वास प्रस्ताव परंपराओं पर आधारित है। राष्ट्रपति के द्वारा यह तब कहा जाता है जब कोई दल सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करता है, तब उससे कहा जाता है कि ठीक है आप सदन का विश्वास प्राप्त करके दिखाओ, अर्थात बहुमत को प्राप्त करके दिखाओ। सर ऐसा क्यों होता है कि पहले जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी गवर्निंग अथॉरिटी होती है, वो पहले आपको शपथ दिला देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि फ्लोर टेस्ट करो। ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले फ्लोर टेस्ट हो, फिर जो जीते उसको शपथ दिलाई जाए? इसके पीछे क्या रीजन होता है? देखिए, रीजन की बात नहीं मैं करूंगा। आप जो बात बोल रहे हैं वो ये है कि दावा जो प्रस्तुत करता है उसका कुछ ना कुछ बेसिस होता है। विदाउट बेसिस तो कोई दावा प्रस्तुत नहीं करता है। और ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन भी है कि आप दावा प्रेजेंट करें और प्रेसिडेंट आपका दावा एक्सेप्ट ही कर ले, ये जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट को इनफैक्ट डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपने जो क्लेम किया तो वो आपको मौका दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं आप कर लेंगे, चूंकि जैसे चौधरी चरण सिंह की मैं बात बतला रहा था, तो चौधरी चरण सिंह के पास जो सांसद थे, अगर उसको कांग्रेस पार्टी के